कान की टाइम्स के आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान जो काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पेशे से वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज जानते हैं उनसे चंद सवाल। IM पार्टी है, ये 16% का इतना दावा ठोक रहा है, तो आपको लगता है कि मेजोरिटी अगर सामने आ जाए तो माइनॉरिटी से कुछ भी नहीं हो सकता है, फिर भी ये लोगों को इस तरह से क्यों बदला रहा है या बहका रहा है? पता करिएगा, आप लोग तो बहुत रिसर्च करने वाले लोग लगते हैं। देखिए, चूंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं एज ए वकील अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ और सोशल वर्क में भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये फैक्ट फाइंडिंग की बात है कि अगर आप MIM के बारे में कहें या BJP के बारे में आप जो बातें कह रहे हैं, वो है ना गाना, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखते हैं गधे ही गधे हैं। चाहे वो BJP हो चाहे MIM हो, इन दोनों में से कोई भी अगर, हालांकि कर भी रही है, मजहब के बुनियाद पर, तो मुसलमान, ईरानी, पुरानी, अफगानी जो भी होते हैं, अगर MIM ये कहती है कि मुसलमानों एक हो जाओ, तो मैं कहूँगा ये सरासर गलत बात है। चूँकि आप मुसलमानों को एक करके करेंगे क्या साहब? हिंदुस्तान एक खूबसूरत जगह है जिसमें मुसलमान एक होकर के, हिंदू एक हो जाए, मुसलमान एक हो जाए, तो इस मुल्क की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। पूरे दुनिया में हिंदुस्तानियों को इज्जत से देखने का वजह ही सिर्फ यही है कि यहाँ हर कौम के लोग एक दूसरे को हिंदुस्तानी की नज़र से देखते हैं। तो अगर MIM मुसलमानों को एक करना चाहे और बाकी दूसरे के बारे में बात न करे, BJP सिर्फ हिंदू को एक करना चाहे और दूसरे कौम के बारे में बात न करे, अगर ऐसा वो लोग करता है तो मैं सख्त मुखालफत करता हूँ। उर्दू जो एक काफ़ी अहम यहाँ का लैंग्वेज था, जो काफ़ी खूबसूरत लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज को जो एक धार्मिक रंग दे करके जो ख़त्म किया जा रहा है, ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज रहने के बावजूद भी आज जो ये, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही अफसोस का मकाम है कि हमारे मुल्क में कुछ लोगों ने, कुछ दिनों ने मेहनत भी की है और इसके कुछ जिम्मेदार उर्दू दानी हैं। हमारे यहाँ ज़बान भी बढ़ चुकी है और रंग भी बढ़ चुके हैं। जहाँ तक उर्दू का सवाल है कि उर्दू को मुसलमानों से जोड़ा जाना ही सबसे बड़ी गलती है। क्यों? उर्दू से मुसलमानों की ज़बान है क्या? केरल का मुसलमान तो भाई साहब उर्दू नहीं बोलता, ना बंगाल का बोलता है। पंजाब का मुसलमान तो पंजाबी बोलता है, वो भी बोलता है कुड़ी कहती पहले जगुआर ले लो। वो तो उर्दू नहीं बोलता कि हजरात गौर फरमाइएगा कि कुड़ी क्या कह रही, नहीं वो नोट नहीं लेता। उर्दू फला फूला कर, क्या इसे कोई मुस्लिम हुक्मरां लेके आए थे? ऐसा तो हरगिज़ नहीं। उर्दू जो है अंग्रेजों के वक्त में फला फूला है साहब। उर्दू हमारे मुल्क की ज़बान है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन उर्दू तो वन ऑफ द लैंग्वेज है। अच्छी खासी आबादी है। आप अगर हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले जाएं, हमारे मुल्क का पार्टीशन से पहले जाएं आप, तो क्या सिर्फ उर्दू मुसलमान पढ़ा करते थे? कहीं से भी, किसी एंगल से भी उर्दू को मुसलमान से जोड़ा नहीं जाता था। आज भी आप पंजाब में जाए, आज भी वहाँ उर्दू न्यूज़पेपर उतना चलता होगा जितना हमारे यहाँ उत्तर दिनाजपुर में उर्दू न्यूज़पेपर नहीं बिकता है। लेकिन बड़ा अफसोस का मकाम है कि हम भी मानने लगे हैं कि उर्दू मेरा है और कुछ हमारे गैर भाई भी करने लगे हैं कि उर्दू आपका है। इसका वाहिद वजह यही है कि हमारे शायद कभी कभार बात करने के तरीके भी कुछ वैसे होते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है कि उर्दू हमारा लैंग्वेज है, वरना उर्दू जो है इस मुल्क का लैंग्वेज है। उर्दू ज़बान जो है हिंदुस्तान को आज़ाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले की है। ये उर्दू का एक एक शेर व शायरी जो है लोगों के अंदर जज्बा पैदा करके अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को तोपों का मुकाबला किया है, खाली हाथ अपने सीने को चौड़ा कर दिया, एक एक शेर और शोरा का जो है शायरी सुन करके, अपने जज्बात को उभार करके। तो उर्दू कभी से भी मुसलमान का नहीं रहा है और ये सिर्फ मुसलमान का लैंग्वेज नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि चूँकि हम अगर ये मानने लगे कि उर्दू हमारी लैंग्वेज है, तो जाहिर सी बात है कुछ इसके दुश्मन होंगे और जो दुश्मन होंगे वो इसके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। तो यही वजह है, देखना नहीं चाहिए। उर्दू हमारे मुल्क की ज़बान है, उर्दू की बहुत कुर्बानियाँ हैं इस मुल्क को बनाने में।
सबसे अहम सवाल जो हमारा इलाका है अभी भी जो है काफी पिछड़ापन है और यहाँ पे लोग अभी भी भूखमरी की हालत में जी रहे हैं और जो प्रशासन है या यहाँ की जो सियासतदान है उसे उस तरह से बेवकूफ बनाए रखा है कि अभी तक उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यानी स्टिल हंगरी है और स्टिल उन्हें जो है फूल बनाया जा रहा है या बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कैसे उसमें बेदारी है? देखिए, बहुत ही सही बात आपने कही है। हमारा मुल्क सन 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी के इतने दिनों बाद भी जब पूरी दुनिया, जब दुनिया के बेहतर ममालिक चांद पर सफर कर रहे हैं, आज भी हमें 2 वक्त की रोजी के बारे में सोचना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है, जब भी जो बरसरे इक़्तिदार रहे वो लोग हैं। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूं, अगर हम चाकुलिया की बात करें तो आप देखेंगे कि चाकुलिया एक ऐसी सरजमीन है जहां बेबाक लीडर रमजान साहब मिले, जहां पीर रमदास मुंशी जैसे सितारा मिले, लेकिन ऐसे लोग होने के बावजूद भी आज पिछले 5 सालों में जो डेवलपमेंट का काम बंगाल में हो रहा है, वो सारा कुछ होने के बावजूद भी अगर हम मुड़ करके अपना चकलिया देखते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम जहां थे वही है। इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि हर हमेशा हमारे इलाके को नेग्लेक्ट किया गया। नेग्लेक्ट करने का वजह अगर हम तलाशें तो हमें मिल जाएगा। साहब, यहां की पूरी आबादी जो है किसान है और उन्हें अपने जो वो उपजाऊ करते हैं उन्हें बेचने के लिए सोचना पड़ता है। क्या यहां शुगर मिल नहीं हो सकता था? लोग जो है पहले गन्ने का खेती करते थे, फिर जूट का खेती करते थे। क्या यहां जूट मिल नहीं हो सकता था? यूं ही एक खेती से दूसरे खेती की तरफ लोग जाते गए, किसान जाते गए, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसमें हम कुछ न कर पाए तो इसमें हमें जो है 2 दिन का खाना नसीब हो, हमें सोचना पड़े, 2 दिन तक सोचना नहीं पड़े। किसान जो है एक फसल से दूसरे फसल की तरफ जाते रहे, लेकिन उसे फायदा कुछ नहीं हुआ। वो जहां थे वो वहीं रह गए। आज मकई, भुट्टा, कितनी महामारी चल रही है, आप देख रहे हैं। लोगों का जो सुनने में आ रहा है कि जितना खर्च हुआ है पर क्विंटल के हिसाब से खेत में, उतना उसको रेट नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या लोगों की आंखें बंद है जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं? क्या उन्होंने इस बात को रखा कि यहां उत्तर दिनाजपुर का, जहां से बिहार के बाद जहां से शुरू होता है, वहां से लेकर के बांग्लादेश के सरहद तक हर जगह मकई की खेती हो रही है और ज्यादातर आबादी जो है किसान है, वो खेती बाड़ी से जो है उनकी जिंदगी चलती है। तो आज लोग जो इस मौत के दाहिने पर खड़े हैं, लोगों का जो ये हालत है, उसके भरपूर जिम्मेदार जो है जिस वक्त जो बरसरे इक़्तिदार नहीं है वो लोग हैं। क्योंकि अवाम बहुत ही इनोसेंट है, अवाम बहुत भोले भाले हैं, वो लोगों के बातों पर आ जाते हैं। ये हमारे मुल्क में ही आप देख रहे हैं कि जबान से जो लीडरान का निकलता है, अवाम उस पर यकीन कर लेते हैं कि भाई पहले नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। लेकिन बार बार इस तरह करना, लोगों के जज्बातों से खेलना और लोगों को मौत के दहानों पे रखना, मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा दिनों तक चलेगा। और हमारे इलाके में बेहतरी के लिए बहुत ही जरूरी है इंडस्ट्रियल सेटअप हो, बहुत ही जरूरी हो। हमारे यहाँ नौजवान लड़कों को आप देखेंगे, साहब 9-10 पास किया, दिल्ली चले गया, पंजाब चले गया। क्या हमारे लोग, जिन लोगों से ये सारा चीज हो सकता है, उन लोगों का दिल जो है जलता नहीं है? क्या उन लोगों के रूहें जो है कैसे शांति से उन लोगों को रहने देती है? क्या वो ये नहीं सोचता है, क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता है कि उनके घर में जो 9 और 10 में जो बच्चा पढ़ रहा है वो अलीगढ़ के लिए तैयारी कर रहा है, वो जामिया के लिए तैयारी कर रहा है, वो BHU के लिए तैयारी कर रहा है, वो और डिफरेंट अच्छे यूनिवर्सिटीज में अपने एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन वही एक किसान का बच्चा, वो जब अपने बाप का जो है रोजमर्रा की जिंदगी को देखता है, उससे तंग आकर के वो जो है दिल्ली और पंजाब निकल जाता है। इसका वजह क्या है? इस चीज से निजात दिलाने के लिए हमारे यहाँ जमीन मुहैया है, जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ सेटअप हो। अगर इंडस्ट्रीज सेटअप होता है तो ये जो भूखमरी है, इससे हम लोगों को राहत मिल जाएगी। आपको ऐसा इंटेंशन लगता है कि आगे चल के अगर पॉलिटिक्स में आपको आगे आना पड़े तो क्या आप पॉलिटिक्स में आगे आएंगे? देखिए, जहां तक हमारा मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरी निज़ाम है, और जमहूरी निज़ाम में पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन है।
और यहाँ हर एक आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुंसलिक होता है, और हर एक की आरज़ू भी होती है कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर के कोई सी पोस्ट में इलेक्शन फाइट करे और वो इलेक्शन जीते। ठीक उसी तरह मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होगी, लेकिन अभी मौजूदा दौर में मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। लेकिन आने वाले दिन का नहीं कह सकता, अल्लाह की मर्जी, ऊपर वाले की मर्जी है, वो जो चाहेंगे वो होगा। निवासी हैं, एक लोकल हैं, तो लोकल एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो यहाँ के इलाके में जो ड्रेनेज सिस्टम का खस्ता हाल है, उस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ का कौन जिम्मेदार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ड्रेनेज का जहाँ तक सवाल है, आप सिर्फ कानकी ही नहीं, कानकी के एतराफ़ के इलाके, इनफैक्ट पूरे उत्तर दिनाजपुर में, चाहे ग्वालपोखड़ में देखें, चाहे चाकुलिया में देखें, या जहाँ भी देखें आप, हर जगह आपको ये परेशानी सामने आएगी। इस बरसात में, खैर अभी तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन हर साल देखा जाता है कि स्कूल के बच्चे बीमार और जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो आने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को तकरीबन हर रोड, हर जगह जो है पानी लगे रहने की वजह से परेशानी होती है। ये ड्रेनेज जो आज तक नहीं हो पाया है, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे उससे बड़े लेवल के जो भी हो। चूँकि मैं ये कहूँगा कि एक आदमी जब वो रिप्रेजेंटेटिव, जब वो नुमाइंदा होता है और वो जीत जाता है, तो उसे ये न सोचना चाहिए कि वो हुक्मरान हो गया, वो खादिम हो गया, उसे खिदमत करनी चाहिए। और ये ड्रेनेज का जो सिस्टम का जहाँ तक मामला है, रोडों का जो खस्ता हालत है, ड्रेनेज सिस्टम की वजह से देखेंगे आप कि बहुत सारा रोड में पानी लगने की वजह से रोड आपका उखड़ जाता है, रोड लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका पहला जिम्मेदार तो हमारे नुमाइंदे हैं। दूसरा जिम्मेदार हम, आप और हम जैसे वो लोग जो खुद को, जो पढ़े लिखे हैं, खुद को पढ़े लिखे समझते हैं, माजरत के साथ ये बात कहूँगा। मतलब तुम क्या हो, दरोगा हो, काजी हो, क्या हो? चौकीदार। या फिर वो लोग जो अपने आप को सोचते हैं कि वो जो है बहुत ही उनके अंदर एक्टिविज्म है, ये लोग भी जिम्मेदार हैं। क्या ड्रेन कहीं नहीं बना हुआ है, ड्रेन की जरूरत है, तो हम, आप या हम जैसे लोग कोई एक एप्लीकेशन, चाहे वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो, प्रधान हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, जिला में हो, या एमएलए एमपी को हो, कहीं हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है? हम लोगों ने भी तो कहीं एप्लीकेशन नहीं दिया है। तो हमें चाहिए कि हम आम लोगों को भी चाहिए कि अपने नुमाइंदे को जिताने के बाद जो हम छोड़ देते हैं, नहीं, हमें लगे रहना है, हमें अपनी ज़रूरत के बारे में उन्हें बताना है। जरूरत पड़े तो एप्लीकेशन देना है, उसे नहीं कंसीडर करे तो हाईकोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाकर के आप एक रिट मार सकते हैं कि कंसर्न अथॉरिटी को आप जो है डायरेक्शन दीजिए, वहां ड्रेनेज नहीं होने की वजह से रोड खराब हो रहा है, लोगों को आने जाने की परेशानी हो रही है। तो ड्रेनेज जो है एक बहुत बड़ा मसला है, इस मसले का जल्द से जल्द सोल्यूशन होनी चाहिए। और उसके लिए जहां जहां जरूरत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे नुमाइंदे अगर नहीं करते हैं तो हमारे जो तबका है, जो जागरूक तबका है, वो रिप्रेजेंटेशन दे, अगर नहीं करते हैं तो फिर और भी व्यवस्था नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सारे सवालों का इतनी खूबसूरती से जवाब दिया। आप यहाँ के आवाम को जगाने के लिए जो मैसेज दिया है वो काबिले तारीफ है, और आपने फिर लोगों में एक बेदारी लाई है, तो उसके लिए आप फिर से दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारा कारवा यहीं पे सफर खत्म होता है। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।